एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे 10th एनसीईआरटी का सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स, उसके एक चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, जो कि 10th बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उस चैप्टर में भी जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं वो ये 3 टॉपिक है, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड बैरियर और लिबरलाइजेशन। ये कभी शॉर्ट में भी आ जाते हैं और कभी तीनों को कंबाइन एक साथ मिला करके लॉन्ग में भी आ जाता है। तो आपके लिए आज ज्यादा जरूरी समझना कि ये क्या होता है। मैं इनकी डिफिनेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, डिफिनेशन किताब में लिखी हुई है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। ये क्या है ये मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में कि क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा एमएनसी, इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक साथ कई सारे देशों में अपना बिजनेस फैला करके रखती हैं। जो भी इनका प्रोडक्शन होता है, अलग अलग चीजें अलग अलग कंट्री में बन रही होती है, कोई चीज कहीं बन रही है, कोई एक पार्ट कहीं बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई कंपनी है जो कार बनाती है, तो अब कार के अलग अलग पार्ट्स हो गए, एक उसका इंजन हो गया, उसकी बॉडी हो गई, उसकी सीट्स हो गई, उसके टायर हो गए, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, सिस्टम्स होते हैं। तो अलग अलग कंपनियां ये अलग अलग कंपनियों से ये ठेके पर देती है या खुद ही बनाती है, अलग अलग देश में जहां पे उनके लिए चीजें सुटेबल होती है वहां पर बनाती है। फिर एक किसी कंट्री में लाया जाता है जहां पे उसकी असेंबली होती है, उन सारे पार्ट्स को जोड़ करके एक प्रॉपर कार बनाई जाती है। फिर उसको पूरे वर्ल्ड में अलग अलग मार्केट जहां भी हो वहां पे उन्हें सेल किया जाता है। तो एक साथ कोई छोटी मोटी कंपनी ये काम नहीं कर सकती, एक बड़ी कंपनी होती है वो ये काम करती है, उसे हम एमएनसी कहते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ये फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि एक पॉइंट में है कि अलॉट नंबर ऑफ एमएनसीज लुकिंग फॉर लोकेशंस फॉर चीप प्रोडक्शन। अब कोई भी कंपनी होगी तो वो ये चाहेगी कि किसी चीज को प्रोड्यूस करने में कम से कम पैसा हमारा लगे और ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारा हो। तो कम से कम पैसा लगाने में क्या, अब कोई कंपनी अगर है तो वो क्या यूज करेगी? सबसे पहली बात, उसको रिसोर्सेस चाहिए होंगे। रिसोर्स का मतलब कि लैंड, उसको वो जमीन चाहिए होगी जहां पे वो अपना काम कर सकते हो। जमीन के अलावा सबसे बड़ी बात चाहिए होता है लेबर, उसको सस्ते और अच्छे लेबर चाहिए होंगे। लेबर में भी 2 तरह के आगे, एक हो गए स्किल्ड, एक हो गए अनस्किल्ड, ठीक है। तो जो स्किल्ड लेबर होंगे वो थोड़ा सा ज्यादा पैसा वो चार्ज करते हैं, बट जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं वो आपको सस्ते में मिल जाएंगे। तो आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पे आपको अनस्किल्ड लेबर ज्यादा से ज्यादा मिल जाए और भी सस्ते में, जिससे आपका प्रोडक्शन सस्ता हो, चीप प्रोडक्शन आपको करना है। फॉर एग्जांपल इंडिया या चाइना, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। आपको पता है वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड पे इंडिया आता है। तो यहाँ पे ऐसे इंसान आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे जो कम से कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। तो कंपनियों को जब चीप प्रोडक्शन में जब लेबर की बात आती है तो वो कोशिश ये करते हैं कि इंडिया या चाइना की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो पहला कि अब जो एमएनसीज है उनको चीप प्रोडक्शन चाहिए, तो वो उन कंट्रीज में जाएंगे जहां पे गरीबी ज्यादा है, जहां लोग थोड़े से पैसे के लिए भी 12-12 घंटे तक काम करने के लिए आराम से तैयार हो जाते हैं। उन्हें थोड़े पैसे चाहिए होते हैं, बस आज दिन भर की रोजी रोटी का कैसे जुगाड़ हो जाए, इस तरह का थोड़ा अप्रोच जहां पे रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये कंपनी उन देशों में जाती है, वहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेती है जिस तरह से भी अपना, और फिर वहां पे या तो डायरेक्ट अपना एक प्लांट लगाती हैं, या वहां जो छोटी मोटी कंपनियां होती है उनके साथ में मिल करके एक कहा जाए तो ठेके पर काम स्टार्ट करती हैं, एक बॉन्ड साइन करती है कि हाँ इतना काम करेंगे, ये होता है जो भी, ऐसे करके मतलब वहां पे फैलाती है, वहां पे वो इन्वेस्ट करती हैं। इन कंपनियों को परमिशन भी आसानी से मिल जाती है, बिकॉज जो गरीब कंट्रीज होती है थोड़ा बहुत इतनी डेवलप नहीं होती है, तो ये चाहती है कि हाँ बाहरी कंट्री हमारे अंदर आए, हमारे वहां पे आए, अपना बिजनेस आकर के स्टार्ट करें। इससे दोनों को फायदा होता है, कंपनी का बेनिफिट, उसका प्रोडक्शन कम से कम रेट पे हो जा रहा है, और उस देश का भी फायदा, वहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो गरीबी थोड़ा सा कम होने के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अब कंपनी चीप प्रोडक्शन के लिए अलग अलग कंट्रीज में जाकर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है, उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और अब इससे क्या होगा, अब एक कंपनी है, एक कंपनी तो ये काम करती नहीं, कई सारी कंपनी होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो इंडिया में भी है, चाइना में है, और हमारे पड़ोसी देशों में फैली हुई है, ठीक है। अलग अलग जगह वेस्ट की तरफ से आई है, कहीं और से आई हुई है। तो अब वो सारी कंपनियां मिलकर के एक साथ कई सारे देशों में अपना व्यापार फैला रखी है, तो उससे क्या होता है, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, राइजिंग होती है। तो इन्हीं सारी चीजों को मिला करके ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। देखिए, जब भी कहीं ग्लोबल या ग्लोब ऐसा वर्ड आपके सामने आए तो आप तुरंत समझ जाइए ग्लोब का अर्थ होता है जो अर्थ की हमारी रेप्लिका होती है ना, अर्थ इंग्लिश वाला अर्थ, तो जो हमारी पृथ्वी की रेप्लिका होती है वो ग्लोब कहा जाता है। तो ग्लोबल या ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया वो चीजें जो पूरी दुनिया में फैली हुई है,
ठीक है। तो जो एमएनसी कंपनी होती है वो आप ये मान सकते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में वो फैली हुई है और वहां से फैल करके अपना बिजनेस वो चला रहे हैं, ठीक है। फिर से एक बार समअप करता हूं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारी एमएनसीज होती हैं, अलग अलग कंट्रीज में उनका बिजनेस, उनका प्रोडक्शन फैला होता है और वहां से वो कम से कम रेट में प्रोड्यूस करती हैं और ज्यादा से ज्यादा दामों पर बेचती हैं। देखिए दोनों चीजों का ध्यान रखिएगा। पहली बात है कि सस्ता आपको बनाना है, आप उन कंट्रीज को टारगेट करेंगे जहां पे आप सस्ते से सस्ते कम से कम दामों में अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप उन कंट्रीज को टारगेट करेंगे बेचने के लिए जहां पे मार्केट अच्छी होगी। आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि मार्केट वहां पे हो, आपका सामान वहां पे बिके और ज्यादा से ज्यादा फायदा आपका हो, आपका टैक्स भी कम लगे। अभी उसके बारे में भी आते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ग्लोबलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते आते हैं ट्रेड बैरियर के ऊपर। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, ट्रेड का मतलब बिजनेस, बैरियर का मतलब हो गया उसके ऊपर किसी तरह का रोकथाम करना, उसको कंट्रोल करना, उसको लगाम कस के रखना। तो ट्रेड बैरियर क्या है और क्यों लगाया गया, इससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको पता होगा हमारा देश जो इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, ये अभी आजाद हुआ 1947 में और यहाँ बहुत पहले अंग्रेज आए थे। अंग्रेज ना थे, यूरोप कहने तो ज्यादा बेहतर होगा, कई सारी कंपनीज वहां से आई थी। हालांकि अंग्रेजों ने ज्यादा बिजनेस यहाँ पे फैलाया और कंट्रोल करके रखा हुआ था काफी समय तक। हमारा देश गुलाम भी था, बहुत लड़ाइयां लड़ी गई। तो अब होता क्या था, हमारे देश में कपास की, जूट की खेती होती थी। वो अंग्रेज वहां से यहाँ पे आते थे, यहाँ से उन्होंने कपास खरीदा, जूट खरीदा, लेकर के गए अपने कंट्री में। उनके पास में बड़ी बड़ी मिलें मौजूद थी, उस मिल में उन्होंने उस कपास से, उस जूट का इस्तेमाल करा और कपड़ा बनाया, ठीक है। और वो कपड़ा ला करके हमारे देश में बेचना शुरू किया। अब एक एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि वो कपड़ा जो यहाँ का एक गरीब मजदूर इंसान अपने हाथ से बना रहा है, वो उस कपड़े को बेच रहा है 500 रुपए में, एग्जांपल दे रहा हूं, 500 रुपए में बेच रहा है। वही कपड़ा जो मिल से बन करके आ रहा है, तो मेहनत बहुत कम लगी है। तो अब वो कपड़ा जो अंग्रेज ला करके अपनी कंपनी से बनवा के यहाँ बेच रहे हैं, वो सिर्फ 300 में बेच रहे हैं। तो अब जो यहाँ के इंसान होंगे, जो यहाँ के रहने वाले होंगे, वो तो ये देखेंगे कि हमको भारत में जो हाथ से बना हुआ कपड़ा 500 में मिल रहा है, बाहर की कंपनी लाके हमें 300 में बेच रही है, तो 200 का तो हमारा फायदा हो रहा है, मतलब 200 हमारे कम लग रहे हैं, हमारा सस्ता पड़ रहा है। तो अब इससे क्या हुआ कि यहाँ के लोगों से सामान खरीदना लोगों ने बंद कर दिया और विदेशी सामान ज्यादा बिकने लगा। तो अब जब यहाँ के लोगों का बिजनेस बैठने लगा, धीरे धीरे उनका बिजनेस डाउन होने लगा, बाहरी बिजनेस बढ़ने लगा। तो अब इससे नुकसान किसका हो रहा है, ओवरऑल नुकसान तो हमारी कंट्री का हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है। इसी चीज को कम करने के लिए जब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कंट्रोल लगाया, उसी को ट्रेड बैरियर कहा गया। अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल कैसे करा, अच्छा देखिए, ट्रेड बैरियर का मतलब रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जब फॉरेन ट्रेड के ऊपर, यहाँ पे सिर्फ ट्रेड लिखा है, ट्रेड का मतलब यहाँ फॉरेन ट्रेड के उससे मेरा मतलब, तो सरकार जब फॉरेन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करती है, क्यों कंट्रोल करती है, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। जब हमारे देश में सामान हमारा खुद का ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। तो फॉरेन ट्रेड को रोकने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, उन्हें ट्रेड बैरियर कहा जाता है, ठीक है। अब उसके लिए सरकार करती क्या है, हाई अमाउंट ऑफ टैक्स फॉर रेगुलेटिंग ट्रेड। ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए सरकार ऐसे मना नहीं कर सकती। सरकार क्या करती है, टैक्स लगाती है। किस तरह का टैक्स लगाती है, कहती है कि आपने सुना होगा ना, ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है कि बाहर से अगर सामान आएगा तो उसके ऊपर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मतलब अगर वही सामान जो वो 300 में लेकर के आ रहे, सरकार कहती नहीं, आप 300 में लेकर के तो आ रहे हो, बट आपको मान के चलो कि 200 रुपए आपको ऐसा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब वो सामान भी 500 का बिकेगा। हमारे देश के अंदर बना हुआ जो सामान 500 में बिक रहा था, वही सामान जो बाहर से आ रहा था वो भी 500 में बिक रहा है। अब मामला बराबरी का है। अब यहाँ के लोग सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा कि चलो इंडिया का ही खरीद लेते हैं, ज्यादा फायदा होगा, अपने देश का लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या हुआ, अपने देश के बिजनेस को, व्यापार को बढ़ावा मिलना चालू हो गया और वहां का थोड़ा सा डाउन होना चालू हो गया। जब बिजनेस बढ़ेगा तो तरक्की होनी जाहिर सी बात है, तरक्की अपने देश की होगी। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ट्रेड बैरियर लगाए गए थे। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ट्रेड बैरियर को लगाने का, वो ये था टू इंक्रीज द डोमेस्टिक ट्रेड बाय कंट्रोलिंग फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल करिए और डोमेस्टिक ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश करिए। ये एक बेहतर तरीका था अपने देश को बढ़ाने का और इस तरीके से हमारे देश ने तरक्की करी है। आजादी के बाद से हमारे देश ने इस पॉलिसी को फॉलो करा और बहुत तरक्की करी है। बाद में उसे हटाया गया, उसके बारे में अब आते हैं। तो अभी हमने दो चीजें देखी, पहला ग्लोबलाइजेशन, दूसरा देखा ट्रेड बैरियर। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अब आते हैं लिबरलाइजेशन क्या होता है। आपने इसके पहले जो वर्ड सुना होगा लिबरल, हिंदी में जिसे कहा जाता है उदार,
मतलब वो लोग जो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करते, थोड़ा सा कहा जाए ढील दे देते हैं। तो वही जब बिजनेस में ढील दे दी गई उसे लिबरलाइजेशन कहा गया। बिजनेस मतलब कैसा, ये बिजनेस ग्लोबलाइजेशन वाला जिसके ऊपर बैरियर लगाया गया था, मतलब कि फॉरेन ट्रेड में जब थोड़ी सी ढील दे दी गई तो उसे नाम दिया गया लिबरलाइजेशन का। रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर मतलब ट्रेड बैरियर को खत्म करने की कोशिश करी गई। अब ट्रेड बैरियर को खत्म करने की कोशिश का क्या मतलब, पहला जो दिक्कतें सरकार ने जानबूझकर लगाई थी, मतलब कि टैक्स, उसको कम किया गया, हटाया नहीं गया, उसको थोड़ा कम किया गया, कहीं कहीं पे हटा दिया गया। और उसके अलावा बिजनेस करने में जो कई सारी दिक्कतें और आ रही थी कि सामान कैसे आएगा, कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगी, या अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही, ट्रेड बैरियर का मतलब इन्वेस्टमेंट से भी है, कोई कंपनी अगर इन्वेस्ट करना चाह रही, अपने प्लांट लगाना चाह रही, तो उसको जो दिक्कतें आ रही है उस प्लांट को लगाने में, उसको दूर करना। अच्छा, तो अब ये चीज आ रही है। अच्छा हाँ, पहले देखते हैं कि टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है लिबरल क्यों हुए, उस रास्ते को इसलिए खोला गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। तो जब हम इस पॉलिसी पे चल रहे थे तो इस पॉलिसी की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक सवाल आपके मन में आना चाहिए। जाहिर सी बात है ये दोनों चीजें तो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, एक दूसरे की विरोधी है, कि जब हम इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई। हमारे देश में एक वक्त ऐसा भी आया था जब हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुकी थी, जैसा अभी कुछ कंट्रीज में हो चुका है, आपने देखा होगा। तो यही कुछ हालत हमारे देश में बन रहे थे। उस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए हमारे पास में खाने के लिए मान के चलिए कि मुश्किल से 10-12 दिन का ही अनाज या पैसा जो भी था बचा हुआ था, बहुत खराब हालत थी। उस स्थिति से भारत को निकालने के लिए रास्तों को खोला गया। अभी तक हमारे देश में सारा पैसा जो अंदर था वही मूव कर रहा था, आपस में इधर से उधर चल रहा था, लेकिन जब हालत खराब होने लगी तो सरकार ने रास्ता खोला लिबरलाइजेशन का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रास्ता दे रहे हैं कि बाहरी कंपनियां आए, आकर के हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकती हैं, इससे अब दोनों का फायदा होगा। अच्छा, इस पॉलिसी को स्टार्ट करने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ की जो कंपनियां थी, वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि बाहरी देश की कंपनियों का मुकाबला कर सके। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जब वो बिजनेस करते हुए थोड़ा मजबूत हो गए, अब वो इतने कैपेबल थे कि बाहरी जो कंपनियां आ रही थी वो उनके मुकाबले में खड़े हो सकते थे एक बेहतर लेवल पर। कि अब जो यहाँ के कस्टमर थे उनके पास में चॉइस थी कि यहाँ का सामान भी अच्छा है और सस्ते दाम पे मिल रहा है, बाहर से आने वाला सामान भी सस्ता है और अच्छे दामों पे मिल रहा है, मतलब कि मामला बराबरी का बन चुका था। तो जब मामला बराबरी का बन चुका था कंपनी के मामले में, और दूसरी बात कि हमें जरूरत भी थी, इसलिए सरकार ने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया, रास्ते को खोला बिजनेस करने के लिए, तो उसे लिबरलाइजेशन का नाम दिया गया। मतलब यही नीति एक थी, उस पॉलिसी को फॉलो की और इसका फायदा हमें मिला। इसका फायदा हमें मिला, बाहर से इन्वेस्टमेंट हुआ हमारे वहां पर और उससे ग्रोथ हमारे यहाँ खुद की कंपनी की हुई। बिकॉज बाहर से कोई कंपनी आएगी तो अपने साथ में टेक्नोलॉजी भी लेकर के आएगी, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं करते तो अच्छे से अच्छा बिजनेस, प्रोडक्शन, सारी चीजें ठप हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। एक छोटा सा टॉपिक मैंने अलग से लिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ के नाम से, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी छोटे मोटे क्वेश्चन में करके आ जाता है, कई बार आ चुका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्पेशल एरियाज डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब कोई फॉरेन कंपनी आपके देश में क्यों आएगी, आपको उनकी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। हेल्प क्या, पहले तो जब आप लिबरल हुए आपने टैक्स हटाया, ठीक है, वो तो लगाया भी आप ही ने था। इसके अलावा भी तो कई सारे ट्रेड बैरियर होते हैं, जैसे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अच्छी जमीन चाहिए। तो अब मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर जमीन है लेकिन वहां के लोग दिक्कत कर रहे हैं या कुछ और दिक्कतें आ रही हैं, तो अब उन दिक्कतों को दूर कौन कर सकता है, उस जगह की गवर्नमेंट, जो सरकार है वो उन्हें दूर कर सकती है। तो सरकार ने क्या प्रोवाइड करा, उन्हें अच्छी लैंड प्रोवाइड करे, पहली बात उन्हें लैंड मिले। दूसरी बात, वहां पे लेबर, सरकार वहां के लोगों से अपील करे या कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए कि वहां के लोग उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो, उस कंपनी को परमिशंस दी जाए, उसको अलाउ किया जाए कि हाँ आप यहाँ पे अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं, या कुछ ऐसा आप वहां पे लगा दें कि आपको इतने लोगों को हमारे वहां पे रखना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। और वाटर की सप्लाई हो, कोई भी कंपनी हो, पानी तो आपको चाहिए, वाटर मैंडेटरी है। वाटर की सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए। आप अगर बड़ी से बड़ी कंपनी बना रहे लेकिन आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। आपको रॉ मटेरियल कहीं से लाना होगा, आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट कहीं पे भेजना होगा, आपके जो एम्प्लॉयज होंगे, जो आपके वर्कर्स होंगे वो भी कहीं से आएंगे जाएंगे, तो
अगर इन चीजों में दिक्कत होगी तो इससे आपका नुकसान होगा, इससे आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर आपको सामान लाने में ज्यादा तकलीफ हो रही है, मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह वहां पे सड़क नहीं है, रेल नहीं है, और आप हवाई जहाज से अपना सामान लेकर के आ रहे हैं, कितना खर्चा आएगा, इमेजिन कर सकते हैं। अब वो खर्चा सारा आखिरी बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। तो कस्टमर सामान लेगा नहीं खरीदेगा, कस्टमर सामान नहीं खरीदेगा, आपकी कंपनी नहीं चलने वाली है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी जगह, उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कुछ ऐसी जगह डेवलप करी जहां पे ये सारी फैसिलिटीज एक साथ में कंपनी को मिल सके, जिससे वो अट्रैक्ट हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहां पे आए और इन्वेस्टमेंट हो, और हमारे भी देश का फायदा, उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, और क्या चाहिए हमें। तो बस यही इतनी सी बात थी जो हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। आप इन्हें देखिए, समझिए, और अगर आपको कोई डाउट मन में आता है इससे या किसी और टॉपिक से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और उसे देखा जाएगा और उसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।